दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने रेमिटेंस के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट छापी है, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं, उन्होंने कमाकर पैसे भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 देश बन गया है, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और यह 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी यानी टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंस इससे कम है। वह कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत को मिली इस महान कामयाबी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पीछे कारण यह है कि जो भारतीय लोग हैं वह ज्यादातर अब व्हाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि विदेश में कोई डॉक्टर बन गया और कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भी भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से जब वह ज्यादा इनकम करते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये लोग ज्यादातर मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलिए ठीक है, भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होता है? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वह अपने भारत में जो परिजन हैं पैसा उन्हें दे रहे हैं, तो सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है तो वह व्यक्ति जो भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है तो वह डॉलर की फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल है। अगर हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि कच्चा तेल मंगा रहे हैं, तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में जो कि खजाने में मौजूद होता है। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेन मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपये को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो यह देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है यानी कि निवेश किया है वह सुरक्षित रहेगा। इसलिए वह और ज्यादा पैसा देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल GDP बढ़ाती है और उस देश में नई नई फैक्ट्रियां खुलती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खजाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहाँ तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है। और इसका मतलब ये है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे, और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। द हिंदू के एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रशिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्री अब खाली पड़ी है और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदें या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करें। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है।
इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स, स्लाइड और मेटल फैब्रिकेशन जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स की प्रेजेंस चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित होता है और वैसे भी यह देश भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता है। दरअसल रूस में सेंट पीटर्स पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIES का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट का मेन पर्पज नॉन वेस्टर्न देशों से इन्वेस्टमेंट रूस में लाना है। इस इवेंट से रशिया के एलाइट देश जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपियन देश बाहर रहने वाले हैं। इन देशों के अलावा भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर शुरू कर चुका है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते। हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज के एबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और US के अलायंस देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से यह कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाला। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें।